हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है डिफेंस अपडेट्स। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर सून, 2 सोल्जर्स मिसिंग, बांग्लादेश चाइना J-10C फाइटर्स। यस, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। साउथ कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान 2 पैराट्रूपर्स मिसिंग। तेजस माकवा में इंटीग्रेट होगी आइस ब्रेकर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के साथ युद्ध की संभावना वास्तविक। और पाकिस्तान ऐसे शोर मचा रहा है अपनी कंट्री में, फिर अपनी आवाम को कंट्रोल में करने के लिए ये सब कर रहा है। दम उनमें है नहीं, पैसा उनके पास है नहीं, गरीबी में घुस रहे हैं, फिर भी वॉर करेंगे। इकॉनमी का उनको लेना देना नहीं है, तो आई डोंट थिंक दे विल डू एनी वॉर विद इंडिया। के बाद अब बांग्लादेश भी ऑपरेट करेगा चीन के J-10C। अब चीन के J-10C देखने पड़ेंगे कौन से जनरेशन के है भैया। आई होप इट इज़ नॉट 5th जनरेशन। तो जैसा कि तय था, आज एयरफोर्स डे के खास अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारतीय वायुसेना की यूनिट्स को साइटेशन से सम्मानित किया गया। और इसी खास अवसर पर अपने संबोधन में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्रीय चेतना में ऑफेंसिव एयर एक्शंस को। देखिए, कोई सोच नहीं रहा जब मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि एयरफोर्स में हम सबसे पीछे रह गए हैं। टू बी फ्रैंक, नेवी जो है अपने बनाती हैं शिप्स मेजॉरिटी ग्रेट, आर्मी तो है ही, बहुत सारी जनता है, बहुत सारे लोग इंडक्टेड हैं, बहुत कुछ आर्मी करती है, बहुत कुछ बनाती है। एयरफोर्स में हम पीछे रह गए हैं, जहाँ पे हमारे पास जो है 5th जनरेशन एक भी प्लेन नहीं है, 4th जनरेशन के लिए भी अपना इंजन नहीं है। तो 4th जनरेशन में इंजन नहीं, 5th जनरेशन है ही नहीं। दूसरे लोगों ने 6th जनरेशन बनाना शुरू कर दिया है, बोथ रशिया एंड चाइना ने। तो यहाँ पे एक बहुत लॉस हो रहा है। कहाँ 300 यूनिट पड़े हुए हैं 5th जनरेशन के चाइना के पास, हमारे पास एक नहीं है। और हम बात कर रहे हैं Su-57 खरीदने की। फिर उसके बाद अड़ंगे पड़ेंगे सारे। MCOM बना रहे हैं, MCOM पता नहीं कितने साल बाद बनता है, आई होप जल्दी बन जाए। 10 साल का एस्टिमेट है, अभी डिज़ाइन फेज़ चल रही है। और उसमें भी जो है इंजन आएगा फ्रांस से। तो हर जगह पंगा चल रहा है। एयरफोर्स आई थिंक उसको बहुत तेज़ी से ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स गोना बी बिग प्रॉब्लम। सो एयरफोर्स जो है उसको हो सकता है पुरानी गवर्नेंस में निगलेक्ट किया है, इसलिए हालत ये हो रही है। और जैसे कहते हैं स्क्वाड्रन्स भी हमारे काफ़ी कम हो चुके हैं। एक उचित स्थान दिलाया है। और हमारे मजबूत एयर डिफेंस आर्किटेक्चर और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ने हमारे दुश्मन के ऑपरेट करने की फ्रीडम को लिमिट कर आर्मी बिंदास है, सरफेस टू एयर सब कुछ है उनके पास, सारा पंगा सिर्फ एयर टू एयर का रह गया अब दिया था। और साथ ही हमारे महत्वपूर्ण एसेट्स की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया। और इस ऑपरेशन के दौरान बस इन्हीं भाई साहब का डिपार्टमेंट सबसे पीछे चल रहा है अभी। भारत में ही स्थानीय तौर पर प्रोड्यूस हुए वेपन्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उसको भी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हाईलाइट किया कि कैसे स्वदेशी तौर पर विकसित और इंटीग्रेट किए गए वेपन्स ने बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया था। हाँ, मगर जेट्स हमारे पास नहीं है अपने, जिस पर उन्होंने बेहद ही सटीकता के साथ दुश्मन के क्षेत्र में डीप स्ट्राइक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उनका ये भी कहना था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो इस बात का एक सर्वोच्च उदाहरण है। सारी जितने भी डिफेंस है, सारा का सारा डिफेंस था हमारा। आकाश था, S-400 था, वो सारा नीचे ग्राउंड फोर्सेस डिफेंस कर रही हैं। मगर जहाँ बात आती है कि आपने ऑफेंसिव करना है, आपके एयरप्लेन्स ने अटैक करना है, वहाँ इतना स्ट्रांग नहीं निकले हैं। राइट, सब चीज़ों में डिफेंस बड़ा ज़बरदस्त था। नीचे ग्राउंड फोर्सेस ने अपने अच्छे नेटवर्क बना रखे हैं, मिसल से हम चीज़ों को उड़ा रहे हैं। मगर जहाँ एयरप्लेन्स ने कमाल करना था वहाँ कर नहीं पाए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट एयरफोर्स की जेट्स में ही है कि जेट्स लेके आओ, अपने बनाओ। कि कैसे सावधानी पूर्वक योजना, डिसिप्लिन ट्रेनिंग और डिटरमाइंड एग्जीक्यूशन के माध्यम से इस तरह की सफलता को अचीव किया जा सकता है। कल जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों के साथ मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF की जॉइंट पार्टीज ने एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया था। और जबकि जम्मू कश्मीर पता नहीं यार कितने सारे आ रहे हैं, ऐसा करना चाहिए पूरे बॉर्डर पे इतनी स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग कि कोई घुस ना पाए। के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी सर्च ऑपरेशन लॉन्च करने की रिपोर्ट थी, क्योंकि लोकल्स ने यहाँ पे 3 सस्पेक्टेड आतंकियों की मूवमेंट को रिपोर्ट किया था। और जबकि इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि भारत अब लोकल्स ये कह रहे हैं कि न्यूज़ जो आ रही है कि लद्दाख में जो पंगा पड़ा है, हो सकता है लद्दाख के लोग जो हैं ज़्यादा वार्न ना करें हमारी आर्मी को, अगर वहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेट करता है। तो एक और पंगा पड़ गया लद्दाख में। आई डोंट नो कितनी न्यूज़ इंडिया में आ रही है, मगर यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि क्योंकि अगर लोकल से आप लड़ोगे लद्दाख में तो पता नहीं लोकल्स कितनी हेल्प करेंगे बाद में। जब वहाँ से कोई चाइना के लोग आते हैं तो लोकल्स इस फर्स्ट थे जो बताते थे आपको। सेना के 2 पैराट्रूपर्स साउथ कश्मीर के कोकरनाग के अपर रीचेस से मिसिंग हैं।
और एक मैसिव सर्च ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पैराट्रूपर्स हैं ये एंटी टेरर ऑपरेशन का हिस्सा थे। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भारतीय सेना या फिर भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से इनमें से किसी भी ऑपरेशन को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है। तो इसलिए इसका जो सटीक अपडेट है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट के सामने आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बाकी क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि भारतीय सेना के चिनार कोर के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट जरूर की गई है जिसमें इस बारे में जानकारी दी गई है कि ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान भारतीय सेना के सूबेदार शैलेंद्र सिंह चौहान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और उनका साहस और समर्पण हमेशा प्रेरित करता रहेगा। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि चिनार कोर के इस ऑफिशियल एक्स हैंडल में इसके अलावा कोई और जानकारी शेयर नहीं की गई है। बाकी हमारा तो ये सुझाव रहेगा जब तक कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती है तब तक किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना सही नहीं रहेगा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सूबेदार शैलेंद्र सिंह चौहान की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। समा टीवी के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि भारत के साथ युद्ध के जो चांसेस है वो रियल हैं और इसके साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि वो इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि मैं एस्केलेशन नहीं चाहता हूँ लेकिन जो खतरा है वो वास्तविक है और मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। और फिर आगे उनका ये कहना था कि अगर युद्ध की नौबत आई तो ईश्वर की इच्छा से हम पहले से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। वैसे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की इस वाली स्टेटमेंट पर हम यही कहना चाहेंगे कि निसंदेह आप पहले से बेहतर परिणाम प्राप्त करोगे। पहले तो फिर भी थोड़े बहुत एयर बेसिस को छोड़ दिया गया था लेकिन इस बार तो शायद कुछ भी ना छोड़ा जाए। और यकीन मानिए ऑपरेशन सिंदूर 2.2 अगर होता है। देखिए इसमें मेरे को ये समझ नहीं आता कि अभी तक ये पाकिस्तान वाले चाइना से क्या कुछ ले चुके हैं। डर इसका है, इट इज़ नॉट कि पाकिस्तान तो स्ट्रॉन्ग नहीं है मगर पाकिस्तान कितना माल ले चुका है चाइना से, कितना अपग्रेड कर चुका है ये हमें पता नहीं है। टर्की वहाँ पे आ गया अपना प्लेन लेके, उसने कितना कुछ इनको दे दिया, तो इसमें पंगा पड़ रहा है कि और लोग हेल्प ना कर दें पाकिस्तान की। पंगा उसका है, चाइना इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो उसमें पाकिस्तान को अपने एयर बेसिस कवर करने के लिए तिरपाल कम पड़ने वाले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को लेकर कुछ और उकसाने वाली बयानबाजी करी है जिसमें उनका कहना था कि औरंगजेब के कुछ समय के शासनकाल के अलावा भारत कभी भी एक संयुक्त राष्ट्र नहीं रहा। और ये भी कहा कि जो पाकिस्तानी हैं वो अपने देश में तो कॉम्पीट और आर्ग्यू करते हैं लेकिन भारत के साथ जब संघर्ष की स्थिति होती है तो वो एकजुट हो जाते हैं। कहने का उनका मतलब ये था कि जब भारत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सारे पाकिस्तानी एक साथ हो जाते हैं क्योंकि एक साथ मिलकर मार खाएंगे तो दर्द थोड़ा कम होगा। और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की जो स्टेटमेंट्स हैं खासतौर पर भारतीय रक्षा मंत्री, भारतीय वायुसेना प्रमुख और भारतीय सेना प्रमुख की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स के बाद आई हैं जिसमें पाकिस्तान को उसके किसी भी मिस एडवेंचर के लिए वार्न किया गया है। बाकी जैसे कि भारतीय सेना प्रमुख ऑलरेडी स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने अब की बार कोई और हरकत करी तो हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह संयम नहीं बरतेंगे और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में और भी ऑफेंसिव एक्शंस होंगे। तो अगर पाकिस्तान को इस भूगोल में अपनी जगह बना के रखनी है तो उसको आतंकियों का साथ देना छोड़ना होगा। देखिए वो तो देखना पड़ेगा। आई होप दैट वाज अ वेरी बिग वार्निंग टू पाकिस्तान। उसमें ये भी कहा था कि अगर अब कुछ होता है तो पीओ के आएगा। सो लेट अस सी क्या होता है। भारतीय सेना की 515 आर्मी बेस वर्कशॉप और इंडिया अस्त्र टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक एमओयू साइन हुआ है जिसके तहत भारतीय सेना की लैंड सिस्टम्स के लिए एआई इनेबल्ड ड्रोन कैपेबिलिटीज को फास्ट ट्रैक बेसिस पर लिया जाएगा। और इस एमओयू का उद्देश्य है एआई इनेबल्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स और स्टैंडर्ड ड्रोन ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करने के साथ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन को इनेबल करना। और जो इंडिया अस्त्र है वो 515 आर्मी बेस वर्कशॉप को ड्रोन टेक्नोलॉजीज के कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जैसा कि इस वर्ष जून के महीने में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली थी जिनमें क्लेम किया गया था कि भारतीय वायुसेना इसराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किए गए आइस ब्रेकर नाम के एडवांस लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम को खरीदने की तैयारी में है। आइस ब्रेकर जिसे अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, चाहे फाइटर जेट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, शिप्स हो या फिर लैंड व्हीकल्स हो। और ये अलग अलग टारगेट्स के खिलाफ एक हाईली इफेक्टिव 5th जनरेशन का वेपन सिस्टम है, लो फ्लाइट में जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है और इसे हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ऐसा लग रहा है कि ये MK तेजस में लग जाएगा, MK1A में। और ये वेपन सिस्टम सी स्कीमिंग कैपेबिलिटी के साथ भी आता है। और अब कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक भारतीय वायुसेना इस आइस ब्रेकर वेपन सिस्टम को तेजस मार्क 1 में इंटीग्रेट करने की योजना बना रही है। करेक्ट, मुझे लग रहा है कि हो चुका है। वेरी गुड। इसके अलावा एक और अपडेट है कि 15 से 17 अक्टूबर तक के लिए बे ऑफ बंगाल में जो संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए एरिया नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो अब इस नोटिफिकेशन को रिवाइज किया गया है और इसमें और ये ध्वनि के लिए है। वेरी गुड। जो एरिया है उसे एक्सटेंड किया गया है जो कि पहले 1480 किलोमीटर राइट। इसका मतलब हो सकता है ध्वनि की रेंज 2000 हो तक ले था और अब इसे बढ़ा के लगभग 2520 किलोमीटर तक किया गया है। पीटीआई न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश 2.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की कीमत पर चीन से 20 J-10CE फाइटर जेट्स को खरीदने की योजना बना रहे और इस डील में एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और अन्य एक्सपेंसेस कवर रहेंगे। और ये भी कहा गया कि बांग्लादेश की एयरफोर्स के लिए इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी 2026-27 से शुरू होगी।
लेकिन अभी जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस पर ना तो बांग्लादेश की तरफ से ना ही चीन की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में क्लेम किया गया कि इन जेट्स की खरीद के लिए जो पेमेंट है तो वो 2036 तक डिवाइड की गई है। और वैसे आपको स्पष्ट कर दे कि बांग्लादेश चीन के J-10C फाइटर्स को खरीदने में दिलचस्पी रख रहा है, तो ये जो रिपोर्ट है सबसे पहले दिसंबर 2024 में द बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से जारी की गई थी। हालांकि वो बात अलग है कि बांग्लादेश एयरफोर्स पहले भी चाइनीज फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर चुकी है और उनके ऑपरेशन में बांग्लादेश एयरफोर्स का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि वो चाइनीज एयरक्राफ्ट हवा में कम और जमीन में ज़्यादा रहे हैं। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बांग्लादेश एक बार फिर से इसी तरह के एक्सपीरियंस को लेने के लिए तैयार है। इसके अलावा कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें ये क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान अमेरिका से AIM-120 एमरम मिसाइल्स को प्राप्त करने के लिए तैयार है। बाकी इस मिसाइल की फॉरेन मिलिट्री सेल्स में यूके, पोलैंड, पाकिस्तान, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, कतर, ओमान, कोरिया, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, पोर्टुगल, सिंगापुर, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, जापान, स्लोवाकिया, डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इटली, नॉर्वे, स्पेन, कुवैत, फिनलैंड, स्वीडन, ताइवान, लिथुआनिया, इजराइल, बल्गेरिया, हंगरी और टर्की, तो ये सभी कंट्रीज शामिल हैं। और इन ऑर्डर्स पर जो कार्य है वो मई 2030 के अंत तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। बाकी ये अभी स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान को जो नई एमरम मिसाइल्स हैं कितनी क्वांटिटी में मिलेंगी और ये कब तक डिलीवर होंगे। लेकिन इससे एक डिबेट जरूर शुरू हो गई है कि कहीं अमेरिका पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 की फ्लीट को अपग्रेड करने में मदद कर रहा है या फिर ये कुछ और ही है। नहीं, देखिए, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने बोला होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी काफ़ी चीज़ें टूट टाट गई हैं। ये हैंगरों में जब हमने अटैक किया था तो उनके जो पड़े हुए थे पार्कड एयरप्लेन्स वो ठुके हैं, सामान ठुका, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अपग्रेड करने की। और तो जो भी है, इसमें ज़्यादा मेरे को तो ये दुख हुआ कि बांग्लादेश ने फिर J-10C ले लिया है, लेगा, तो वो एक है। और सबसे बड़ी इसमें एक ही नज़र आती है कि हमें अपने जेट्स बनाने पड़ेंगे बहुत तेज़ी से। अपना इंजन बनाना पड़ेगा जिससे तेजस 100% इंडिजिनस हो, बहुत सारे तेजस इंडक्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है तेजस Mark 2 भी आने वाला है, उसको भी बनाना पड़ेगा, एमका को भी तेज़ करना पड़ेगा। बहुत काम बाकी है ये जेट्स के मामले में। और आई होप कि DRDO आगे बढ़े, ज़्यादा फंडिंग मिले, ज़्यादा यंगस्टर्स ज्वाइन करें DRDO को, जिससे देश आगे जा सके। आप बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।